गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तंजीम सर आज आपके लिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाने के लिए आया हूँ। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होती है? मान लीजिए ये हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसके मध्य बिंदु पर जो लंब की स्थिति होगी वो इसकी निरक्षीय स्थिति यानी कि ब्रॉड पोजीशन कहलाएगी। ब्रॉड पोजीशन निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। तो अब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को हमें समझना है। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, थोड़ी सी ज्योमेट्री है इसमें, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है कि हम ना समझ पाए। और थोड़े से सदिश राशि के घटक हैं, वो भी मैं पीछे आपको सब समझा चुका था। इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप इन घटक को ना समझ पाए। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर पहुंचते हैं। तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, ठीक है, जिसपे दो मान में बराबर थे, प्रकृति में विपरीत आवेश थे, एक दूसरे से 2l दूरी पर थे। तो इसके मध्य बिंदु से हमने क्या r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, मध्य बिंदु से लंब की स्थिति में, तो ये कहलाती है निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर जो बिंदु P स्थित है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने क्या किया, ठीक है, तीव्रता निकालने के लिए हमें आवेश की मात्रा पता होना चाहिए और आवेश की मात्रा से जहाँ पे तीव्रता निकालनी है वहां तक की दूरी पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि आवेश की मात्रा तो पता थी, यहाँ पे भी, लेकिन ना तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमें यहाँ पता थी और ना ही यहाँ पता थी। हमने क्या किया ना, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बना, इस दूरी को हमने मिलाया, B से P तक एक समकोण त्रिभुज बना, उसमें हमें लंब पता था, आधार पता था, पाइथागोरस लगा के कर्ण निकाल लिया। पाइथागोरस लगा के निकाल कर्ण, और कर्ण कैसे निकालते हैं, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो अंडर रूट निकाल के हमने कर्ण निकाल लिया। इसके बाद जितनी लंब इधर है, जितना आधार इधर है, तो उतना ही कर्ण इधर भी निकल के आएगा। दो दूरियां हमें पता चल गई। जब दो दूरियां हमें पता चल गई और फिर दोनों जगह पे हमें आवेश की मात्रा पता है, तो फिर आवेश की मात्रा बराबर दोनों सिरों से दूरी बराबर, तो फिर इसका मतलब दोनों जगह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आएगी, बराबर आएगी। तो हमने क्या किया, ठीक है, चाहे प्लस क्यू आवेश के कारण हो या माइनस क्यू आवेश के कारण हो, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर आप तीव्रता निकालें। तो अब जितनी EA होगी उतनी ही EB होगी, लेकिन ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन में दूरी का वर्ग, तो अंडर रूट r² प्लस l² है और इसका रूट है और इसका वर्ग है। तो इस वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा, तो EA बराबर EB के आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन में r² प्लस l² आ जाएगा। तो ये तीव्रता आ गई। लेकिन अब जरा चित्र में ध्यान से देखें, बहुत ध्यान दें, तो ये दोनों तीव्रताएं एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं। तो ये वाली भी थीटा डिग्री कोण पे है, ये भी, तो ये अपने अपने घटकों में टूटेंगी। हमने क्या किया ना, यहां पर से जो बिंदु P पर चित्र था उसे हमने पहले तो क्रॉप किया, कट किया, बाद में यहां पेस्ट किया। तो यहां देखा, अरे EB जो है वो थीटा डिग्री के कोण पे है, तो ये दो घटकों में टूटेगी, EB साइन थीटा और EB कॉस थीटा में। ऐसे ही, ठीक है, EA जो है वो भी थीटा डिग्री के कोण पर है, तो ये भी दो घटकों में टूटेगी, EA कॉस थीटा और EB साइन थीटा। अब इस चित्र में हम देखते हैं EB EA आपस में बराबर और साथ ही साथ साइन थीटा बराबर, एक ही क्रिया रेखा पर है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये सी दो तो एक दूसरे को आपस में निरस्त कर देंगे। अब बचे कौन से, ठीक है, EB कॉस थीटा और EA कॉस थीटा बचे हैं। तो ये दोनों जो हैं एक ही दिशा में हैं, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ेंगी
और एक ही दिशा में है किस बिंदु पर, P पर, तो ये बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कहलाएगी। अब आप क्या करेंगे, जब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता निकालें, तो परिणामी तीव्रता के लिए आपने क्या किया, इनके दोनों घटक ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा को आपस में जोड़ दिया। ठीक है भाई, जब इतना हो जाए, इतना होने के बाद आपने इन दोनों के मान रखते, तो दोनों का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा, और इतना ही यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा। अब दोनों एक जैसे हैं तो कितने टाइम हो गए, 2 टाइम हो गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा हो गया। अब हमको क्या करना था, इसे समीकरण 1 मान लेना। कॉस थीटा का मान यहां से निकालें, तो आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें कॉस थीटा लंब बटे में क्या होता है, कॉस थीटा लंब बटे में, अगर कहेंगे गलत हो जाएगा, साइन पे तो कॉस किस में आएंगे, आधार पे, तो कॉस थीटा किस में लगेगा, आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना हमारे पास L और कर्ण कितना है, ठीक है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, जो त्रिभुज आपने बनाया है, त्रिभुज, ठीक है, ओ पी बी में आपने कॉस थीटा निकाला, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार L और कर्ण अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर है। रूट हटा के आप रूट की जगह पावर इस पर कितनी लगा दें, 1/2 लगा दें, इस मान को यहां रख दें। तो समीकरण कितने से, 1 से, तो जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो ई तो ऐसे ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, अब इसकी जगह 2 कॉस थीटा की जगह एल अपॉन में एक आपके पास में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पहले से है, एक इसका आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो 2q इंटू 2l वो तो आपका हो जाएगा p, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ये तो हो गया p अपॉन में ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और आधा 3/2, और बटे में जब 3/2 आ जाए तो न्यूटन प्रति कूलम लिखते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब अगर वो कहता है कि R और L की तुलना की जाए, जिसमें R बहुत बड़ा हो L से, आप L के फैक्टर को हटा दीजिएगा तो R स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, R³ बचेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा आप मुझे फिर से कहिएगा, मैं आपको फिर समझा दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।